बोला जाता है कि इंग्लिश, लैटिन ये सभी संस्कृत से ही डेवलप हुआ है। ये जो लैंग्वेजेस डेवलप हुई वो सिर्फ 15,000 साल पहले से ही हुई। इसके अलावा आयोनिया में और भी एक महान फिलोसोफर था जिसका नाम था पाइथागोरस। नाम तो सुना ही होगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम को बौद्धायन ने 300 साल पहले ही दे दिया था। कोई साइंटिस्ट बनना आर्किमिडीज की तरह, लेकिन बिना कपड़ों के नहीं दौड़ना शहर में, ठीक है। लड़ाई होगी भगवान और साइंस के बीच में, कौन एग्जिस्ट करता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है श्रेष्ठ गुप्ता और मैं द ग्रैंड डिजाइन सीरीज का ये दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों ने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन पर जाएं और उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा और आप पहला लेक्चर देखें। इस लेक्चर में मैं हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स के बारे में बातें करूंगा। ओके, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द मॉडर्न फिजिक्स। हालांकि इसमें मॉडर्न फिजिक्स की ज़्यादा बातें नहीं होंगी, वो आगे के लेक्चर्स में होंगी। यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से पुराने फिलोसोफर्स ने, ग्रीक फिलोसोफर्स, आयोनिया के फिलोसोफर्स, इंडियन फिलोसोफर्स, चाइनीज फिलोसोफर्स, किस तरीके से इन फिलोसोफर्स ने हमारे सोचने के तरीके को एकदम बदल दिया और किस तरीके से मॉडर्न फिजिक्स एंशियंट फिजिक्स से डिराइव्ड हुई है, किस तरीके से साइंस फिलोसफी से डेवलप हुआ। इस तरीके की बातें हम करेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि सोचते कैसे हैं साइंटिस्ट लोग, क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं वो लोग, थियरीज कैसे बनाते हैं, ये सब भी हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो एक इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन कि आप एक जंगल पे बैठे हुए हैं और उस जंगल में अचानक से सूरज की रोशनी आ रही है और अचानक से उस सूरज पे पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। अचानक से अंधेरा आ जाता है। आपको क्या लगेगा? क्या आपके दिमाग में क्वेश्चनिंग नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आएगी क्वेश्चनिंग कि ये क्या हो रहा है। वेल, हमारे पूर्वजों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स हमारे पूर्वजों को बहुत ज्यादा अचंभित करते थे और हजारों साल से दे हैव बीन थिंकिंग कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने भगवान को नाराज कर दिया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इंसान हर चीज को अपने आप पे ब्लेम करता है। ऐसा हो रहा है क्यों? क्योंकि मैंने कुछ गलत कर दिया। ऐसा हो रहा है क्यों? क्योंकि भगवान नाराज है। तो पिछले हजारों सालों से हमको ये लग रहा था कि जो सोलर इक्लिप्सिस है, लूनर इक्लिप्सिस है, एस्टेरॉइड का गिरना, मीटियोर शावर या कुछ भी बुरा होना, महामारी फैलना, जो भी खतरनाक से खतरनाक चीजें हैं वो सारे भगवान के गुस्से की वजह से हो रही है। और भगवान गुस्सा क्यों है? क्योंकि हमने कोई गलती की है, ऐसा हमारे पूर्वजों को लगता था। सी, इंसानों के डेवलप हुए लगभग 2 लाख साल हो चुके हैं। 2 लाख साल पहले हम लोगों ने अफ्रीका से मूवमेंट शुरू किया, जहां से हम यूरोप गए, अमेरिका गए, इंडिया आए, चाइना आए, एशिया गए। वी ट्रेवल्ड एवरीवेयर। पर उन पिछले 2 लाख सालों में हमारे पास मॉडर्न साइंस नहीं था, हमारे पास सोचने की शक्ति उतनी नहीं थी। इनफैक्ट कहा जाता है कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी सिर्फ 10 या 15 हजार साल पहले ही हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 15 हजार साल से पहले हमें बोलना ही नहीं आता था। हम आवाजें निकाल लेते थे जैसे जानवर निकालते हैं, जैसे कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, वैसा हम भी कुछ आवाज निकाल लेते थे, पर हमारे पास लैंग्वेज नहीं था। पर 15 हजार साल पहले कुछ हुआ पूरी दुनिया में, पता नहीं कैसे क्या हुआ, पर पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेजेस डेवलप हुए। उन लैंग्वेजेस में से सबसे पुराना लैंग्वेज संस्कृत को माना जाता है, जो कि ऑफ कोर्स हमारी भाषा है। बोला जाता है कि इंग्लिश, लैटिन ये सब भी संस्कृत से ही डेवलप हुए हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये कितना लेजिट इंफॉर्मेशन है, बट ऑफ कोर्स संस्कृत इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस। तो ये जो लैंग्वेजेस डेवलप हुई वो सिर्फ 15 हजार साल पहले से ही हुई। और जब लैंग्वेज डेवलप हुई हमारे पास सोचने की कैपेसिटी आई। क्यों? क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज था तो हम क्वेश्चनिंग कर सकते थे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बीमार क्यों हुआ, मैं मरा क्यों, इंसान क्यों मरता है, क्या तकलीफ होती है, ये चांद तारे ये सब क्या है। ये सब थॉट्स, ये जो प्रोसेसेस है, ये जो थॉट्स हैं, ये दिमाग में आने लगी। थॉट्स क्यों आए? क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज था। और बिना लैंग्वेज के जानवर नहीं सोच पाते हैं। जानवर के पास क्यों थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं है? क्योंकि उनके पास लैंग्वेज नहीं है। और सिंस उनके पास लैंग्वेज नहीं है, वो क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, ना ही कुछ आंसर दे सकते हैं। तो 2 लाख साल पहले से हम बन चुके थे इंसान, लेकिन फिर भी हमने सोचना कब शुरू किया? 15 हजार साल पहले। उसके बाद धीरे धीरे जब हम लोग डेवलप होते गए तब हमने लिखने की कला शुरू की। और कब शुरू की? लगभग 7 हजार साल पहले। हो सकता है उससे पहले भी लिखने की कला हो, हमें नहीं पता। हमें सबसे पुराना टेक्स्ट अभी तक का 7 हजार साल पहले का मिला है। तो 7 हजार साल पहले हमने लिखना शुरू किया। इवन बोला जाता है कि वेद भी सिर्फ 5 या 6 हजार साल पहले ही लिखे गए थे। उससे पहले हम ओरली
अपना इंफॉर्मेशन या नॉलेज ओरली लोगों तक पहुंचाते थे। ओके, तो इस तरीके से चीजें डेवलप होना शुरू हुई, हमने सोचना शुरू किया, क्वेश्चनिंग करना शुरू की। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चनिंग की कैपेबिलिटी आई ना, इंसानों ने फिर आंसर देने का भी कोशिश किया, अलग अलग तरह के आंसर्स। जैसे कि एरिस्टोटल की कहानी है, एरिस्टोटल ने क्या बोला था 2000 साल पहले कि कोई भी बॉल आप अगर रोल करते हो पृथ्वी पे तो वो रुकता क्यों है? ऑफ कोर्स हमें पता है फ्रिक्शन की वजह से, पर उस टाइम पे फ्रिक्शन जैसी कोई चीज डिस्कवर नहीं हुई थी। तो एरिस्टोटल ने क्या लॉजिक दिया, उसने बोला कि अगर हम चलते हैं तो चलते चलते रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? क्योंकि हम थक जाते हैं। तो बॉल भी चलते चलते रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी थक जाता है। और उस टाइम के हिसाब से इट वॉज अ वेरी एक्सीलेंट आइडिया। इनफैक्ट कई सैकड़ों सालों तक हमने एरिस्टोटल को, उसकी बात को सच माना कि हाँ, ऑब्जेक्ट्स थक जाते हैं इसलिए रुक जाते हैं। और हमने ये भी मान लिया कि दुनिया में कोई भी चीज है वो बस रुक जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्पेस में आके आप एक बॉल फेंकिए, वो कभी नहीं रुकेगा जब तक उसको एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलता है, चाहे ग्रेविटी चाहे कोई और फोर्स। तो जब आंसर ढूंढने लगे तो हमने पैटर्न रिकॉग्निशन भी किया, और पैटर्न रिकॉग्निशन करने के बाद हमने प्रेडिक्शंस भी दिए। जैसे कि आज की मॉडर्न साइंटिस्ट प्रेडिक्शन देते हैं, उसी तरीके से पहले के फिलोसोफर्स भी अपना लॉजिक यूज करके प्रेडिक्शंस देते थे। तो थेल्स नाम का एक आयोनियन साइंटिस्ट था, जो कि काफी ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। और उस साइंटिस्ट ने, उस फिलोसोफर ने, साइंटिस्ट वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं क्योंकि वो लोग साइंस साइंटिस्ट नहीं थे, वो लोग साइंस यूज नहीं करते थे। साइंस और फिलोसफी में ना हम लोग फर्क समझ लेते हैं पहले। फिलोसफी मतलब कि आपने लॉजिक लगाया, अपने चीजों को ऑब्जर्व किया और आपने एक थियरी दे दी। साइंस में क्या करते हैं हम लोग, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमने थियरी दी पर उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट करके उसका वेरिफिकेशन या उसको डिस्प्रूव भी किया। तो फिलोसोफर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ लॉजिक देते हैं और मान लेते हैं कि यार हमारा लॉजिक सही है, मतलब कि हमारी थ्योरी भी सही है। वो लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। साइंस में हम लोग पहले लॉजिक दे के थ्योरीज बनाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो थेल्स जो था वो बहुत बड़ा फिलोसोफर था, और उसकी फिलोसफी उसने यूज की और लॉजिक यूज करके उसने प्रेडिक्ट किया कि 585 बीसी में एक सोलर इक्लिप्स होने वाला है, और उसने प्रेडिक्शन सही दिया। ऐसा बोला जाता है, इसका भी कोई एकदम एक्यूरेट कंफर्मेशन नहीं है कि उसने ये दिया था। बट एक चीज कंफर्म है कि थेल से भी पहले हजारों साल से हमारे इंडियन ऋषि मुनियों ने पंचांग दिया था, जिसको यूज करके हम लोग आज भी लूनर इक्लिप्सेस, सोलर इक्लिप्सेस एकदम एक्यूरेटली बता देते हैं, किस टाइम से किस टाइम तक किस पोजीशन पे। तो यू कैन सी कि हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमी में कितना आगे था पहले। अभी फिर से बनेंगे। आप जैसे बच्चे हैं, आप लोग भी पढ़िए, आगे बढ़िए, है ना, अपने देश को वापस से विश्व गुरु बनाइए। सो थेल्स के अलावा आयोनिया में और भी एक महान फिलोसोफर था जिसका नाम था पाइथागोरस। नाम तो सुना ही होगा, है ना, क्योंकि पाइथागोरस जो था उसने पाइथागोरस थ्योरम दिया है, जिसके लिए आप उसको पहचान सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जहां पर सी हाइपोटेनस का लेंथ है और ए और बी एडजेसेंट साइड्स हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के। ठीक। आयोनिया जो कि भी पार्ट ऑफ टर्की है, इट वाज अ वेरी फेमस प्लेस। ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट प्लेस बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत महान महान फिलोसफर्स निकले हैं। मान्यता तो ये भी है कि ग्रीक में जो भी फिलोसफी पहुंची, इट स्टार्टेड फ्रॉम आयोनिया। और आयोनिया के फिलोसफर्स ग्रीस में गए और उन लोगों को सिखाया कि सोचते कैसे हैं, ऐसा माना जाता है। चलो फिर ग्रीस की बहुत बातें हो गई, अब आते हैं इंडिया में। बौधायन का नाम किसने किसने सुना है? बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, इनफैक्ट मैंने भी बचपन में नहीं सुना था। बोधायन कौन था? ही वॉज अ ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, जिन्होंने इतनी सारी मैथमेटिकल फॉर्मूलेज दिए थे जो कि उस टाइम पे ग्रीस, एरिस्टोटल, इनके टाइम पे किसी को नहीं पता थे। इवन पाइथागोरस, जो पाइथागोरस थ्योरम आपने सुना हुआ है, उस पाइथागोरस थ्योरम को बौधायन ने 300 साल पहले ही दे दिया था। सी, पावर ऑफ मैथ्स इन इंडिया। मैथमेटिक्स में इंडिया का कोई मुकाबला था ही नहीं उस टाइम पे, बट स्टिल हमको क्रेडिट नहीं दिया जाता है। यूरोपियन वर्ल्ड में, अमेरिकन वर्ल्ड में वी आर अज्यूम टू बी अनसिविलाइज्ड, आई डोंट नो व्हाई। मतलब इंडिया से ज्यादा सिविलाइज्ड, इनफैक्ट मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा देख लो, लाइक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एवर। ठीक है, थोड़ा भावनाओं में बह गया था, है ना, थोड़ा देशभक्त टाइप का इंसान हूँ, सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, तो आ जाती हैं ये बातें कि भारत क्यों पीछे है। सो लेट्स लेट्स गो बैक टू ग्रीस। आर्किमिडीज का नाम किसने किसने सुना है? ऑफ कोर्स सभी ने सुना है, राइट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने पढ़ा है स्कूल में। तो आर्किमिडीज जो था, ही वाज सच अ ग्रेट साइंटिस्ट। उसको मैं साइंटिस्ट क्यों बोल रहा हूँ? ही वाज नॉट अ फिलोसोफर, ही वाज इंजीनियर एज वेल। उसकी स्टोरी जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो एक्सपेरिमेंट्स भी करता था उस टाइम पे जब साइंस डेवलप नहीं हुआ था। साइंस मतलब क्या? एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस।
तो आर्किमिडीज वाज नॉट ओनली अ फिलोसोफर, ही वाज आल्सो अ साइंटिस्ट। उसने 3 लॉज दिए 2300 साल पहले, 2300 ईयर्स अगो। उसने 3 लॉज दिए। लॉज क्या थे? लॉ ऑफ लिवर, लॉ ऑफ बॉयंसी और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये तीनों आज भी हम पढ़ते हैं। दीज वर वेरी ट्रू। उस टाइम भी ट्रू थे, अभी भी ट्रू है। एरिस्टोटल टाइप का नहीं कि मतलब बॉल फेंका, वो थक गया और रुक गया, ठीक है। आर्किमिडीज वर वेरी एक्यूरेट, मतलब वो सिर्फ थियरीज नहीं देता था, वो सिर्फ उसको प्रूव भी करता था वो। तो आर्किमिडीज की जो 3 लॉज हैं उनमें से सबसे कूल लॉ है लॉ ऑफ बॉयंसी। क्यों कूल है? क्योंकि इसकी पीछे की जो स्टोरी है ना, वो बहुत कूल है। तो चलो मैं ना स्टोरी सुनाता हूँ, हुआ क्या था। आर्किमिडीज बहुत फेमस था अपने टाइम पे, एज अ साइंटिस्ट, एज अ इंजीनियर। तो उसको ना उसके राजा ने बुलाया, और राजा ने क्या बोला कि ये मेरा मुकुट है, और उसको एक टास्क दिया कि पता करो कि इस मुकुट में कितना सोना है, मतलब कितना परसेंट सोना है और कितना परसेंट नकली मटेरियल है। इस टास्क के बारे में बहुत दिन तक सोचता रहा आर्किमिडीज, उसको आंसर नहीं मिल रहा था। फिर वन डे व्हाट हैपेंड, वो अपने बाथ टब में आराम से लेटा हुआ था, नहा रहा था और सोच रहा था कि यार कैसे पता करूं, कैसे पता करूं, कैसे पता करूं। एंड सडनली व्हाट हैपेंड, उसके दिमाग में लॉ ऑफ बॉयंसी स्ट्राइक किया। लॉ ऑफ बॉयंसी क्या? लॉ ऑफ बॉयंसी का यूज कैसे हुआ? लॉ ऑफ बॉयंसी क्या बोलता है? वो बोलता है कि जितना भी डेंसिटी का तुमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, जो वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा पानी का। तो उसने क्या रियलाइज किया कि अगर मैं मुकुट को डालूं पानी में और सोने का 100% प्योर पानी में डालूं, तो वो दोनों कुछ ना कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस करेंगे। अगर सोने के जितना ही मुकुट पानी डिस्प्लेस करेगा, मतलब कि दोनों में सेम मटेरियल है। अदरवाइज जो मुकुट है उसमें मिलावट है। इट वॉज अ ब्रिलियंट आइडिया। पर ये स्टोरी इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि जैसे उसके दिमाग में लॉ ऑफ बॉयंसी आया, वो दौड़ता हुआ पूरे शहर में बिना कपड़ों के राजा तक गया और चिल्लाता रहा, यूरेका यूरेका। यूरेका का ग्रीक मतलब होता है आई हैव फाउंड इट, मैंने ढूंढ लिया है। तो हमें भी साइंटिस्ट बनना है आर्किमिडीज की तरह, लेकिन बिना कपड़ों के नहीं दौड़ना है शहर में, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं कि ये जो महान जो फिलोसोफर्स थे, जिनको हम, जिनमें से किसी किसी को मैं साइंटिस्ट भी बोलता हूँ, जैसे कि अभी महर्षि कन्नड़ हो गया हमारे, और जैसे कि ये आर्किमिडीज हो गया। तो उसी तरीके से बाकी जो फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट थे वो सोचते कैसे थे, वो समझते हैं आगे हम लोग, है ना। तो पहला एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल्स दूंगा मैं, ठीक है। उस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। क्यों सुनना? क्योंकि तुमको ये समझना है कि जो वैज्ञानिक थे उस टाइम के भी, जो फिलोसोफर थे, वो लोग सोचते कैसे थे और डिस्कवरी कैसे करते थे। ओके, तो पहला एग्जाम्पल है एनाक्सिमांडर का। मेरे को नहीं पता प्रोनाउंसिएशन मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, इतना खतरनाक नाम है इसका, एनाक्सिमांडर। तो एनाक्सिमांडर ने क्या बोला? उसने एवोल्यूशन की थ्योरी दी। पूरे हर, मतलब डार्विन की तरह हर चीज में एवोल्यूशन का नहीं, बट इंसान के केस में, मनुष्य के केस में उसने एवोल्यूशन की थ्योरी दी। क्या थ्योरी दी उसने? उसने एक आर्गुमेंट रखा। उसने बोला कि जो इंसान के बच्चे होते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं। मतलब अगर एक छोटा सा बच्चा है जो अभी भी पैदा हुआ है, उसको बिना पेरेंट्स के तुम छोड़ दो, वो सरवाइव नहीं कर सकता। वहीं पर कोई जानवर है, जानवर की मम्मी भी अगर मर जाती तब भी वो बच्चा सरवाइव कर जाता है। तो एनाक्सिमांडर ने बोला कि अगर जो हमारे बच्चे हैं, जो इंसान के बच्चे हैं, वो पैदा होते ही मर जाते, अगर हमारे पेरेंट्स ना रहें, तो जो पहला बच्चा हुआ होगा, इंसान का जो पहला बच्चा होगा, वो कैसे सरवाइव करेगा बिना पेरेंट्स के, क्योंकि वो तो फर्स्ट ह्यूमन बींग हुआ। तो उसने बोला कि इट माइट बी पॉसिबल कि एक्चुअल में हम लोग पहले जानवर थे, और जानवर के बच्चे 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 होते गए, और धीरे धीरे हम उस जानवर से इंसान बने। तो उस इंसान के फिर जो बच्चे हुए, उसको उस उसके पापा ने उसको पाला, है ना। ही डिडंट डाई। तो ये लॉजिक बहुत ही अच्छा था। मतलब आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि यार उस टाइम पे, कैन यू इमेजिन 2700 ईयर्स अगो उस टाइम पे उसने इमेजिन कर लिया कि देखो एवोल्यूशन हुआ होगा। सोचने का तरीका पता चला कैसे, राइट। लेट्स कम बैक टू सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है एम्पिडोकल्स का। फिर से बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, मेरे को नहीं पता इसका प्रोनाउंसिएशन, ओके। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना, ओके। तो एम्पिडोकस जो था, उसने एयर का एग्जिस्टेंस प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया? प्रूफ करने की जरूरत क्या पड़ी, है ना। मतलब हम ये सोच सकते हैं कि यार एयर तो है ना, हम सांस ले रहे हैं, तो इसमें प्रूफ क्या करना है। वेल, उस टाइम पे हवा नहीं दिखती थी, हमको महसूस होती थी तूफान आ रहा है या कुछ हो रहा, बट हम उस टाइम प्रूफ नहीं कर सकते थे कि एयर एक्चुअल में है। तो एयर का प्रूफ इसने कैसे किया? इसने क्या किया, एक बकेट लिया, बकेट को ऊपर से खाली कर दिया, बकेट को उल्टा किया, और डायग्राम में जैसा दिख रहा होगा यहाँ पर, इस तरीके से उसने पानी में डाल दिया। जब उसने पानी में डाला इस बकेट को,
तो पानी अंदर नहीं जा रहा था। बकेट तो खाली था, मतलब पानी को अंदर जाना चाहिए था, लेकिन पानी अंदर नहीं जा रहा था। तो इसने क्या बोला कि इस बकेट में जो खाली है उसमें कुछ ना कुछ इनविजिबल चीज है जो फोर्स लगा के पानी को रोक रहा है घुसने से। वो क्या इनविजिबल चीज है? उसने बोला दैट इज एयर, जो एयर हम महसूस करते हैं। एक्सीलेंट आइडिया। सोच रहे हो इतना छोटा सा चीज है, ये कभी हम लोग नहीं सोचते हैं अपने एज में। मतलब हम पढ़ रहे हैं पर ये सब नहीं पढ़ने के अलावा भी हमारे दिमाग में ये थॉट्स आने चाहिए ना। जैसे इससे पहले मैंने एनाक्सिमेंडर का एग्जांपल दिया कि उसने बच्चों के बारे में सोचा कि हाँ, अगर बच्चे इतने कमजोर होते हैं तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे, पहला इंसान रहा होगा, कैसे सर्वाइव करेगा। उसी तरीके से इसका एग्जाम्पल हो गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने इंडियन साइंटिस्ट का, इंडियन महर्षि का। नाम था उनका महर्षि कनाड। तो महर्षि कनाड जो थे उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था। महर्षि कनाड ने तो एक ब्रिलियंट ही, ज्यादा ही कुछ ब्रिलियंट सोच लिया। एटॉमिक थ्योरी बना दी उन्होंने। एटम्स के बारे में तुमने सुना होगा, है ना? डाल्टन ने बनाया था और ये सब चीजें पढ़ी होगी कि 600 500 400 साल पहले डाल्टन आया, उसने थ्योरी दे दी कि हाँ, एटम होते हैं, उनका ये नेचर होता है। बट महर्षि कन्नड़ ने 2500 साल पहले ही, 2500 साल पहले ही एटॉमिक थ्योरी दे दी, जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि इमेजिन करो। क्या इमेजिन करना है? इमेजिन करो कि एक गोल्ड का प्लेट है। अच्छा, हम लोग कितने रिच थे उस टाइम पे भी, है ना? मतलब इमेजिनेशन में भी कोई नॉर्मल प्लेट या कुछ नहीं, गोल्ड का प्लेट, ठीक है। तो उन्होंने बोला गोल्ड का प्लेट इमेजिन करो और उसको आधा काटो। अब जो आधा बचा उसको फिर से आधा काटो, फिर जो आधा बचा उसका आधा काटो। काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, आधा करते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि उसको तुम नहीं काट पाओगे। इट विल बिकम इनडिविजिबल। और वो जो लास्ट पार्टिकल आएगा ना, जो लास्ट इंटिटी बचेगी जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले हम डिवाइड नहीं कर सकते, उस इनडिविजिबल पार्ट को महर्षि कन्नड़ ने नाम दिया परमाणु, जिसको हम अभी एटम बोलते हैं। तो एटॉमिक थ्योरी वाज इन्वेंटेड इन इंडिया वे बैक 2500 साल पहले, ठीक है। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है ओल्ड लॉजिकल थिंकिंग का। ये एग्जाम्पल ऑफ कोर्स बहुत ही ब्रिलियंट है, बट इसका जो लॉजिक है ना वो तुम लोगों को थोड़ा वियर्ड लग सकता है, बट आंसर सही था ना। इसका आंसर सही था। तो लेट्स सी किसने क्या बोला था। सी, अरिस्टार्कस आर्ग्यूड दैट अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन एंड मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। इसने बोला कि सन सेंटर पे है, अर्थ घूमता है। उस टाइम पे क्या मानते थे? अर्थ सेंटर पे सन घूमता है। क्यों मानते थे? क्योंकि दिखता है, तुम अर्थ पे हो, तुमको दिख रहा है सूरज ईस्ट से आया वेस्ट में गया, फिर अगले दिन ईस्ट से आया वेस्ट से गया, तो लॉजिकल लग रहा है ना कि ये ऊपर ऐसे आ रहा है, गोल गोल घूम रहा है सूरज, हम लोग सेंटर में। इसने क्या बोला? नहीं, अर्थ जो है वो सन के राउंड घूम रहा है। ठीक है, क्या लॉजिक दिया इसने? इसने बोला कि आप किसी भी रियल लाइफ एग्जांपल में देखना, छोटी चीजें बड़ी चीजों की तरफ घूमती हैं। जैसे कि जानवरों, बड़े जानवरों के अराउंड मक्खियां घूमती हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के अराउंड घूमते हैं, गोल गोल, है ना? और भी उसने और भी एग्जांपल्स दिए बहुत सारे, जिसमें उसने ये प्रूफ किया कि अगर रियल लाइफ में बड़ी चीजों के अराउंड छोटी छोटी चीजें घूम रही हैं, तो जो प्लेनेटरी सिस्टम है उसमें क्यों अर्थ जबकि छोटा है तो सूरज उसके चारों तरफ घूमेगा? तो उसने आर्ग्यू किया कि नहीं, सूरज बड़ा है तो सूरज बीच में है, अर्थ घूम रहा है उसके चारों तरफ, और मून अर्थ से छोटा है तो मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा होगा। मून वाला तो कोई कॉन्सेप्ट का पंगा था ही नहीं। अपन मानते थे कि अर्थ सेंटर पे है, सूरज भी चक्कर लगा रहा है, चांद भी चक्कर लगा रहा है, तो चांद वाला कॉन्सेप्ट तो पहले से सही था। इसने क्या सही कर दिया? इसने बोला कि अर्थ चारों तरफ घूमता है। ऑल दो इसका लॉजिक इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं था और लोग उस टाइम पे बिलीव भी नहीं करना चाहते थे इस चीज को कि अर्थ सेंटर पे नहीं है। 2300 साल पहले उसने ये लॉजिक दिया था, इवन बिफोर आर्यभट्ट, ठीक है। पर इसका लॉजिक उतना एक्यूरेट नहीं था। बाद में आर्यभट्ट आए, आर्यभट्ट ने और भी ज्यादा बेटर लॉजिक दिया, है ना? फिर उसके बाद केपलर आया, केपलर ने आर्यभट्ट जैसा ही ऑलमोस्ट सेम लॉजिक दिया, बट पता नहीं क्यों आर्यभट्ट को क्रेडिट नहीं दिया जाता है, केपलर को दिया जाता है। नाउ ये तो हो गया सोचने का तरीका। अब आते हैं गॉड वर्सेस साइंस। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट? लड़ाई होगी भगवान और साइंस के बीच में, कौन एग्जिस्ट करता है, क्या साइंस एग्जिस्ट करती है या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, क्या है ये चीजें। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूं, मैं कोई कंक्लूजन नहीं बना रहा हूं अभी कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, वो सीरीज के एंड में मैं बताऊंगा कि भगवान एग्जिस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। यहां पर मैं कुछ आर्गुमेंट्स बताऊंगा जो पहले के लोगों ने दिए थे। क्या टाइप के आर्गुमेंट्स? आर्गुमेंट्स ये थे कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए क्योंकि ऐसे ऐसे जैसे जैसे साइंस डेवलप होता गया ना, चीजें एक्सप्लेन होने लगी। तो जैसे जैसे 2-2,500 साल पहले, 3,000 साल पहले, जैसे जैसे साइंटिफिक थियरीज ग्रो करना शुरू की, साइंटिफिक मतलब कि फिलोसफिकल थियरी,
जो चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी। तो लोगों को ना दिक्कत होने लगी, क्योंकि सी भगवान का एग्जिस्टेंस का रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है। लेट्स गो बैक टू 10,000 ईयर्स अगो, जब हमने सोचना शुरू किया, जब हमने क्वेश्चनिंग करना शुरू की कि दुनिया कैसे एग्जिस्ट करती है, ये क्यों हो रहा है, सोलर इक्लिप्सेस क्यों आ रहे हैं, एस्टेरॉयड, मीटेरॉइड्स, कॉमेट्स क्यों आ रहे हैं, क्या होता है ये चीजें। तो हमारे पास आंसर नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास साइंस मैथमेटिक्स डेवलप नहीं थे, हमारे पास ज्योमेट्री नहीं था, हमने अलजेब्रा डिस्कवर नहीं किया था, तो हमारे पास रीजनिंग के लिए कोई अच्छा सा रीजन नहीं था। तो हमने क्या बोला, भगवान। हमने क्या बोला, कोई बड़ा सा बड़े साइज वाला इंसान है जो आसमान में बैठा है और जो ये सब चीजें करता है। क्यों इंसान करता है, कोई जानवर नहीं कर सकता क्या, भगवान की जगह कोई जानवर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम लोग तो अपने आप को महान मानते हैं कि इंसान ही तो ग्रेट है ना, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज ऑन अर्थ। तो हमने क्या इमेजिन किया, हमने बोला कि कोई बड़ा सा भगवान है जिसने ये सब जो कर रहा है, मतलब लाइक कॉमेट्स हैं उनको गिरा रहा है, या फिर कोई भी चीजें हैं जो जैसे महामारी फैलना है, महामारी क्यों फैल रहा है, क्योंकि हमने उस भगवान को नाराज कर दिया। तो जितने भी रीजंस थे उस टाइम पे 10,000 साल पहले, हमने ये बिलीफ मान लिया कि भगवान करते हैं। ये थ्योरी पॉपुलर होती गई। कौन सी थ्योरी, भगवान वाली थ्योरी, कि जो भी हो रहा है भगवान कर रहा है। अब सोचो, हजारों साल से ये थ्योरी पॉपुलर हो रही है, और उसके बाद अचानक से एक वैज्ञानिक आता है, एक फिलोसफर आता है, और वो क्या बोलता है, यार इस चीज को एक्सप्लेन करने की भगवान की जरूरत ही नहीं है। भगवान क्यों करेगा लूनर इक्लिप्सिस, ये तो नेचुरली भी हो सकता है ना, चीजें नेचुरली भी हो सकती हैं। तो लोगों को दिक्कत होने लगी। ठीक है, उस टाइम पे ऑल दो क्रिश्चियंस चर्च और ये सब रिलीजन्स नहीं आई हुई थी, तो इन पे अटैक नहीं किया गया, इनको मारा नहीं गया, बट पीपल डिडंट वांटेड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मतलब भगवान नहीं होता है, फिजिक्स के लॉज होते हैं। इवन दो साइंटिस्ट बहुत सारे थे जिन्होंने नेचर की लॉ को डिस्कवर किया, उन्होंने भी ये बोला कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं भगवान का हाथ जरूर होगा। तो इसका एक एग्जांपल है जोहान्स केपलर, जिनको क्रेडिट किया जाता है कि उन्होंने पहला प्रूफ किया था कि अर्थ सेंटर पे नहीं है, सूरज सेंटर पे है। तो जोहान्स केपलर ने क्या बोला, ही बिलीव्ड दैट planets had sense perception and consciously followed laws of movement that were grasped by their mind। तो उन्होंने क्या बोला कि लॉज ऑफ मूवमेंट हैं, मतलब फिजिक्स है एक्चुअल में, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जो प्लैनेट्स हैं उनके पास दिमाग भी है, और उनको भगवान ने बोल रखा है कि तुमको इसी पाथ को फॉलो करना है, इसलिए वो लोग इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। इनके कहने का मतलब क्या था कि हर लास्ट में भगवान को जोड़ना ही है, कि कुछ भी हुआ भगवान को। क्यों क्यों ऐसा जोड़ना है, क्योंकि आज भी लोगों के दिमाग में परसेप्शन है कि गॉड एग्जिस्ट। गॉड एग्जिस्ट कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, इसका गारंटी मैं भी नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, 50-50% दोनों चांस है, हमको नहीं पता है, आगे चल के हम डिस्कवर करेंगे, ठीक है, सीरीज के एंड पे। ठीक, तो द एंशियंट्स जो थे ना, ये गड़बड़ क्यों आ रहा था पता है, ये जो भगवान वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, कि भगवान है, साइंस क्यों नहीं है, है ना। ये रीजन इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे पुराने पूर्वज थे, वो लोगों ने क्या चीज पे फोकस किया, उन्होंने वाई पे फोकस किया, कि वाई नेचर बिहेव एज इट डज रेदर देन हाउ। तो अगर सोलर इक्लिप्स हो रहा है, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला, कैसे हो रहा है। तो हमने बताया कि देखो ये सूरज है, यहाँ पर हमारा चांद होता है, यहाँ पर हमारा अर्थ होता है, ऐसे ये कवर कर लेता है चांद ऊपर सामने से, तो हमको नहीं दिखता है, तो वो सोलर इक्लिप्स हो जाता है, राइट। एंशियंट्स ने क्या बोला, वाई वाई सोलर इक्लिप्स हैपेंस, और वाई में उनके पास ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी नहीं था। तो उन्होंने क्या रीजन दिया, भगवान। भगवान बुरा मान गए। सोलर इक्लिप्सिस क्या हुआ, भगवान का इशारा है ये बताने का कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। क्यों 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 पे ज्यादा फोकस किया, क्यों पे हम लोग भी फोकस करते हैं, ठीक है, क्यों जरूरी है, पर हाउ पे भी फोकस करना है। उनके साथ क्या गड़बड़ हुई, सिर्फ क्यों पे फोकस किए, प्लस क्यों का जब आंसर नहीं था तो हर चीज को भगवान पे जोड़ दिया कि ये हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, जो भी, अरे कोई रिलीजियस बच्चा होगा जो भगवान पे यकीन करता है, यकीन करो, ठीक है, हमको नहीं पता, साइंस साइंस कभी ये नहीं बोलता कि भगवान नहीं एग्जिस्ट करते। साइंस बोलता है कि हमको नहीं पता, हमने ना प्रूफ किया है ना डिसप्रूफ किया है कि भगवान है कि नहीं है, खत्म बात। ठीक है, मैं भी वही बोल रहा हूँ। मैं भी ऐसा डिसलाइक उस मत कर देना, ठीक है, जो रिलीजियस बच्चा है। मैं भी मानता हूँ भगवान पे, आई बिलीव इन गॉड ऑल्सो, बट आई बिलीव इन साइंस ऑल्सो। ठीक है, तो अब आते हैं रेने डिकार्ड्स पे। रेने डिकार्ड्स कौन था, ही वॉज ऑल्सो अ वेरी ब्रिलियंट फिलोसफर ऑफ न्यूटन्स टाइम। न्यूटन के टाइम का ये फिलोसफर था, और इसको बिना भगवान पे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बिलीफ था। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि गॉड कुड एट विल अल्टर द ट्रूथ और फॉल्सिफाई द मैथमेटिकल थियरम्स बट नॉट नेचर। ही बिलीव्ड दैट गॉड ऑर्टेन द लॉज ऑफ नेचर बट हैड नो चॉइस इन लॉज। इसने जो लॉजिक दिया ना, ये मेरे को बहुत सही लगता है, मेरे को भी सही लगता है। इसने क्या बोला कि भगवान एग्जिस्ट कर रहे हैं,
लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नेचर में क्या हो रहा है। उन्होंने लॉज बना दिए, रूल बना दिए, अब दुनिया चल रही है बस। तो इसने क्या बोला कि भगवान भी है और साइंस भी है। और मेरे को भी सही लगता है कि भगवान क्यों इंटरफेयर करेंगे, है ना। इंटरफेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, उसका भी आंसर हमारे पास नहीं है। तो रेने डेकार्ड्स ने ये जो लॉजिक दिया, इसको बहुत ज्यादा कई सैकड़ों सालों तक इसको अभी तक एक्सेप्ट करते हैं साइंटिस्ट कि गॉड माइट एग्जिस्ट, गॉड शुड एग्जिस्ट, बट गॉड को फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है। नाउ टुडे साइंटिस्ट बिलीव देयर इज नो नीड ऑफ अ क्रिएटर फॉर द यूनिवर्स टू एग्जिस्ट एज इट इज। ठीक है। तो क्रिएटर वाला चीज कहां से है कॉन्सेप्ट? क्रिएटर वाला कॉन्सेप्ट आया लोगों के क्वेश्चनिंग पे कि हम क्यों बने, कैसे बने, हमको दुनिया को किसने बनाया। ये दिमाग में क्यों आया? क्योंकि इंसान कुछ ना कुछ बनाता रहता है। उसको लगा कि अगर मैं घर बनाता हूँ, मैं सब्जियां बनाता हूँ, मैं बच्चे पैदा करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ क्रिएट करता हूँ, तो भगवान ने क्रिएट किया होगा हमको। क्योंकि अगर मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ तो हमें किसने क्रिएट किया? तो उसने बोला कि भगवान कोई एंटिटी है जिसने ये दुनिया को बनाई है। मतलब हम उसके खिलौने की तरह, जैसे हम खिलौना बनाते हैं ना, भगवान ने हमको बना दिया। ये पुरानी एंशिएंट लोगों की सोच थी, आज के लोगों की भी है कई जगह पर। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या मानना है कि क्यों जरूरत है क्रिएटर की यूनिवर्स को बनाने के लिए? यूनिवर्स अपने आप क्यों नहीं बन सकता है? जैसे माउंटेन्स अपने आप बन जाते हैं, प्लैनेट्स अपने आप बने हुए हैं, तो वाई नॉट द यूनिवर्स? इनफैक्ट बिग बैंग थ्योरी जो दिया हुआ है उसमें भी ये लोग लॉजिक देते हैं कि बिग बैंग जो हुआ है, बिग बैंग की वजह से यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। फिर वो रिलीजियस वाले लोग आ जाते हैं कि बिग बैंग क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, किसने कराया बिग बैंग, कैसे हुआ? उसका आंसर साइंटिस्ट लोगों के पास है नहीं। तो गॉड पीपल एंड साइंस पीपल फाइट ओवर दिस फैक्ट कि क्रिएटर की जरूरत है कि नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बता दीजिएगा कि शुड देयर बी, इज देयर अ नीड ऑफ अ गॉड टू क्रिएट यूनिवर्स? कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। उसके बाद लैपलेस का नाम सुना है किसने किसने? कुछ लोगों ने सुना होगा, लैपलेस करेक्शन सुना होगा। न्यूटन ने जब साउंड की स्पीड को डिस्कवर करने के लिए फॉर्मूला बनाया था, वो फॉर्मूला एक्चुअल में गलत था। तो लैपलेस ने उसको करेक्ट किया था। उसको लैपलेस करेक्शन बोलते हैं। ठीक है। लैपलेस ने क्या बोला, केपलर का जो आइडिया था वो गलत है। केपलर का क्या आइडिया था? केपलर ने बोला था कि प्लैनेट्स के पास माइंड है और वो लोग भगवान के बोलने की वजह से अपने जो मूवमेंट है, अपना जो इलेप्टिकल पाथ है उसमें ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें घूम रहे हैं। तो उसने क्या बोला केपलर ने कि उनके पास माइंड होता है। लैपलेस ने बोला नहीं होता है। क्या आर्गुमेंट दिया? लैपलेस ने बोला कि अरे भाई, पानी भी तो माउंटेन से सॉरी पानी भी तो माउंटेन से नीचे समुद्र तक जाता है। तो क्या पानी के पास ब्रेन होता है? क्या पानी के पास माइंड होता है? मतलब वो भी तो हर टाइम माउंटेन से सी जाता रहता है, उसने एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रखा है। उसने बोला कि नहीं ना, समुद्र के पास, पानी के पास नहीं होता है ब्रेन, माइंड नहीं होता है, तो प्लैनेट्स के पास क्यों होगा? और मुझे भी सही लगा लॉजिक, भाई प्लैनेट्स के पास माइंड होना क्यों जरूरी है? ऑल्दो मैं कहीं ना कहीं इस थ्योरी पे रिसर्च कर रहा हूँ कि इज इट पॉसिबल कि मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स के पास कॉन्शियसनेस हो। कॉन्शियसनेस मतलब माइंड हो। हमें नहीं पता ना, हम कैसे प्रूव करते हैं? हमने ब्रेन को प्रूव कर दिया कि देखो ब्रेन है, हमारे पास न्यूरॉन्स है, पर हम ये प्रूफ नहीं कर सकते ना कि कॉन्शियसनेस कहाँ एग्जिस्ट करती है। कॉन्शियसनेस का डेफिनेशन भी हमने अच्छे से नहीं बनाया। तो हमको नहीं पता, तो हो सकता है केपलर सही बोल रहा हो। हालांकि उस टाइम के हिसाब से जो लॉजिक दिया उसने वो शायद गलत हो, और उसका पॉइंट सही हो सकता है। पर लैपलेस ने जो बोला वो भी सही हो सकता है कि चीजों के पास क्यों माइंड होगा, है ना, पानी के पास क्यों माइंड होगा। तो लैपलेस इतना पॉपुलर था कि नेपोलियन के लिए वो काम करता था। नेपोलियन उनसे बहुत सारे एडवाइसेस लेता था साइंस के लिए, मशीनरी के लिए, वेपन्स बनाने के लिए। तो नेपोलियन ने ना एक बार लैपलेस से पूछा, सिंस नेपोलियन वाज गॉड बिलीवर, नेपोलियन को भगवान पे भरोसा था, तो उसने बोला कि यार लैपलेस एक बात बताओ कि तुम्हारी इस साइंस की थ्योरी में भगवान कहाँ आते हैं? मतलब देयर शुड बी अ गॉड ना, तुम्हारी जो थ्योरीज है दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए, कहीं ना कहीं गॉड का तो तुमने जिक्र किया होगा ना। तो लैपलेस ने क्या क्या पता है? उसने कहा, साया, आई हैव नॉट नीडेड द हाइपोथेसिस। सो उसने क्या बोला कि सर, मुझे ये हाइपोथेसिस की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाइपोथेसिस की जरूरत मतलब क्या, कि मैं कुछ चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे भगवान को बीच में डालना पड़े। तो उसने बोला कि नहीं सर, अभी तक मेरे को ऐसा जरूरत नहीं पड़ा है कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए कि मुझे भगवान को डालना पड़े बीच में। तो नेपोलियन और लैपलेस के बीच में काफी आर्गुमेंट भी चला था पीपल से, कि उसने बहुत मतलब उसको धमकी दे दी थी नेपोलियन को कि तुम अपनी थ्योरीज में, लैपलेस को, कि तुम थ्योरीज में भगवान का मेंशनिंग जरूर करो। पर ठीक है, ये कहानियां हैं, कोई प्रूफ तो है नहीं ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। ओके, नाउ इवन साइंटिस्ट जो हैं वो एक आइडिया पे बिलीव करते हैं। क्या चीज पे?
Even though scientists believed the idea that everything is governed by nature's law and everything can be predicted, many had problems accepting that we do not have free will. तो अब हम लोग भगवान से कहां पर आ गए? फ्री विल पे। लोगों ने बोला चलो ठीक है, मान लिए कि भगवान दुनिया बना के छोड़ दिए, उनको फर्क नहीं पड़ता है, नेचर की लॉ से दुनिया चलती है, मान लिया। लेकिन ये नहीं मान सकते कि हमारा जो दिमाग है, हमारी फ्री विल है, वो भी नेचर के लॉ से चलती है। मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे इस फैक्ट को कि हमारे पास फ्री विल नहीं है, कि हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे पुराने इंफॉर्मेशन, पुरानी मेमोरीज के बेस पर क्रिएट हुए। सिंपल सा लॉजिक है ना। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि तुम बचपन से पैदा हुए, तुमने जो भी देखा, जो भी सुना, जो भी ग्रहण किया, जो भी है ना तुमने बातें की, उन सबका इफेक्ट पड़ते पड़ते आज राइट ना तुम्हारे ब्रेन में जो थॉट आ रहा है वो उसकी वजह से आ रहा है। मतलब कि तुम्हारे पास फ्री विल नहीं है, तुम्हारा जो विल है वो कहीं ना कहीं प्री डिटरमाइंड था। तो ये चीजें लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं लग रही थी, आज भी नहीं लगती फ्री विल की चीजें। तो ये चीजों पे बहुत लड़ाई हुआ, लाइक कि प्रैक्टिकली अभी कब से लड़ाई चल रहा था? जब हमारे पास न्यूरो सर्जन नहीं थे, हमारे पास न्यूरॉन्स पे, ब्रेन पे कोई भी सर्जरी का कोई भी मेथड नहीं था, तब से ये लड़ाई चल रही थी। और उस टाइम पे कोई प्रूफ करने का तरीका भी नहीं था फ्री विल है कि नहीं। पर राइट नाउ वी हैव अ प्रूफ। मैं बताऊंगा वो प्रूफ क्या है, पर पहले इन थीरीज पे सुनते हैं कि लोगों ने इस चीज को बताने के लिए कि फ्री विल एग्जिस्ट करना चाहिए क्या क्या थीरीज दी। डिकार्ड्स का नाम मैंने अभी लिया था इससे थोड़ा देर पहले, है ना। डिकार्ड्स जो मतलब हर चीज में भगवान को जोड़ना चाहता था। डिकार्ड्स ने क्या बोला था कि दुनिया एग्जिस्ट करती है, भगवान को फर्क नहीं पड़ता, भगवान ने बना के छोड़ दिया। तो डिकार्ड्स ने क्या लॉजिक दिया? उसने बोला कि हमारे जो ब्रेन है, उस ब्रेन में एक ऑर्गेन है पीनियल ग्लैंड नाम का, जो कि ब्रेन के एकदम सेंटर पे होता है। और उसने बोला पीनियल ग्लैंड में सोल, जो कि आत्मा है, वो बैठती है और वहीं से हमें फ्री विल मिलता है। तो उसने क्या किया? साइंस में फ्री विल जोड़ने की कोशिश की थ्योरीज देके। उस टाइम पे लोगों ने बिलीव कर लिया। क्यों बिलीव किया? क्योंकि सबको चाहिए था यार कि फ्री विल है। सब चाहते थे कि अरे हम हिप्नोटाइज नहीं हो सकते, हमारी सोच खुद की सोच है। तो लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, ऑल्दो हमें अभी पता है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, देयर इज नो सीट फॉर सोल। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर आत्मा बैठती है, प्रूव्ड नहीं है अभी तक। हो सकता है हो सकता है आगे चल के साइंटिस्ट लोग ऐसा कुछ प्रूव कर दें कि देखो आत्मा भी होती है, देखो जो भगवत गीता में री इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है वो सच है। इट माइट बी पॉसिबल, बट अभी हमारे पास प्रूफ नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई आत्मा जैसी चीज नहीं होती है। इसने बोला कि पीनियल ग्लैंड होता है सेंटर ऑफ ब्रेन में, वहां पर आत्मा बैठती है और वहां से फ्री विल आता है। बहुत साल तक लोगों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन जैसे ही हमारे पास सर्जरी है, जैसे ही हमारे पास ब्रेन पे इलेक्ट्रोड्स लगा के कुछ कुछ चीजें चेंज करना, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करना, ये चीजें जब डेवलप हुई हमारे पास, तो हमने फिर प्रूफ किया कि फ्री विल नहीं है। कैसे प्रूफ किया? हमने एक स्टडी में क्या किया? See, a study of patient undergoing awake brain surgery found that by electrically stimulating the appropriate regions of the brain, one could create in the patient the desire to move the hand, arm or foot or move the lips and talk. क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब हम लोग ये समझे कि जब हमने ये प्रैक्टिकल किया कि एक बंदे का हम सर्जरी करने लगे, हमने क्या किया? उसके ब्रेन का ऊपर का स्कल हटाया, उसका जो ब्रेन था उस ब्रेन में अलग अलग जगह पे हमने छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजे, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हमने उसके अंदर की इमोशन जगा दिया कुछ बात करने का। मान लो कि मैं इस पोजीशन पे ऐसे डाला थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको गाली देने का मन करने लगा। एक जगह से मैंने डाला, उसको अच्छे शब्द बोलने का देने का मन करने लगा। एक जगह से मैंने टच किया, उसको प्यास लगने लगा। एक जगह से मैंने टच किया, उसको पढ़ाई करने की इच्छा जाग गई। एक जगह से मैंने टच किया, उसको कुछ और इच्छा आ गई। तो यहां से हमने क्या रियलाइज किया कि अगर डिकार्ड्स का जो थ्योरी था कि सेंटर में पीनियल ग्लैंड है जहां पर सोल सिट करता है, जहां से फ्री विल आती है, तो अगर फ्री विल एग्जिस्ट करती है तो हम जब अलग अलग पार्ट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो अपने अपने थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं कि मेरे को खाने का मन कर रहा है, मेरे को भूख लग रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, ये जो फीलिंग्स जो पेशेंट में देखा गया वो गलत है। यही होता है ना उसका मतलब। लेकिन हमने ये प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया। तो हमने क्या प्रूव किया? कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है। और फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है, ये प्रूफ होने के बाद भी आज लोग कहते हैं कि नहीं, फ्री विल तो होना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज पे? आप लोग, अगर आपके पास कोई काउंटर थ्योरी है इस एक्सपेरिमेंट पे कि ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब अगर आप प्रूफ कर सकते हैं फ्री विल एग्जिस्ट करती है, कमेंट डाउन कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। और अगला वीडियो नेक्स्ट संडे आ रहा है 7 PM, राइट? चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।